अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डायरेक्टर नोमी अपने ऑफिस में बैठा सिगरेट के लंबे लंबे कश लगा रहा था और इसके साथ ही वो काफ़ी गहराई में जाकर सोच रहा था कि अचानक ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई तो नोमी ने अपने ख्यालात को दूर किया और कहा, कौन है, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। इसके साथ ही एक शख्स ऑफिस में दाखिल हुआ और नोमी को सलाम करने के बाद मुस्कुराते हुए कहने लगा, डायरेक्टर साहब मुबारक हो, आपकी तलाश ख़त्म हो गई है। ये सुनकर नोमी ने सिगरेट डस्टबिन में फेंका और उस शख्स की बात सुनने के बाद तजस्सुस से पूछा, मैं समझा नहीं अशफाक हुसैन, तुम क्या कहना चाहते हो? खुलकर बात करो। अरे डायरेक्टर साहब, आप ही ने तो मुझे अपनी सीरियल खौफनगर के लिए लोकेशन ढूंढने का कहा था, शायद आप भूल गए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं भूला नहीं था, बल्कि मैं ज़रा अपने सीरियल को लेकर कुछ सोच रहा था। तुम बताओ, मिली कोई लोकेशन या नहीं? अरे सर, लोकेशन तो आपकी सोच से भी कहीं ज़्यादा बेहतर मिली है। आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। सच कह रहा हूँ, एक ऐसी हवेली ढूंढी है जो सदियों पुरानी है। उसे वजूद में आए हुए कम से कम 400 साल का अरसा बीत गया है, लेकिन उस हवेली की साख्त आज भी ऐसी है जैसे बिल्कुल नई तामीर की गई हो। मगर मकामी लोगों से उस हवेली के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सदियों पहले वो हवेली राजा ने बनवाई थी। उसे शहर के शोर शराबे से सख्त नफरत थी, इसलिए उसने एक वीरान जगह का इंतखाब किया, और जहाँ सबसे ज़्यादा वीराना था या लोगों का आना जाना बहुत कम था, वहाँ उसने हवेली की बुनियाद रखी। काफ़ी सालों तक वो राजा इस हवेली में रिहाइश पजीर रहा, लेकिन फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि एक एक करके राजा का सारा खानदान और इस हवेली में रहने वाले सारे लोग पुरस्रार तौर पर मारे गए थे। उस वक्त के मकामी लोगों ने उनकी लाशें हवेली के साथ ही दफना दी और यूं जैसे वहाँ एक कब्रिस्तान भी आबाद हो गया। मैंने देखा है वहाँ पर कब्रों की तादाद 30 से 40 के लगभग होगी। और सबसे अच्छी बात, आपकी सीरियल वाली कहानी की डिमांड के मुताबिक कब्रें हवेली के साथ ही हैं और वहाँ पर बहुत सारे पेड़ काफ़ी तादाद में उगे हुए हैं। लेकिन अशफाक, वहाँ पर शूटिंग करने के लिए हमें किसी की इजाज़त लेना पड़ेगी। किसी की इजाज़त नहीं लेना पड़ेगी, क्योंकि वो हवेली किसी के ज़ेरे तसल्लुत नहीं है, कोई उसका मालिक भी नहीं और ना ही कोई हवेली में आता जाता है। इसके बरक्स मैंने जब भी हवेली के अंदर जाकर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ज़रूर कोई ना कोई तो यहाँ रहता होगा, क्योंकि मैंने इतने सालों से वीरान पड़ी उस हवेली में कहीं कूड़ा करकट नहीं देखा। मुझे तो वो जगह बहुत अच्छी लगी। आगे आपकी मर्जी है। ठीक है अशफाक हुसैन, अगर तुम ढूंढ आए हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। हम कल ही टीम के साथ वहाँ रवाना हो जाएंगे। तुम ऐसा करो कि हमारे जाने से कबल वहाँ पर रिहाइश का बंदोबस्त करा दो, ताकि कोई मसला ना आए एक्टर्स को और बाकी स्टाफ को। ठीक है सर, जैसे आपका हुक्म, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज कहकर अशफाक वहाँ से चला गया तो डायरेक्टर नोमी ने सुख का सांस लिया और फिर सीरियल के एक्टर्स और बाकी स्टाफ को फ़ोन करके कल के बारे में बताने लगा। तमाम लोगों ने जो सीरियल में काम करने वाले थे सब ने हाँ कहा, सिवाय अमजद और साइम के। उन्होंने कहा, डायरेक्टर साहब, आप लोग चलकर बाकी एक्टर्स के शूट ले लीजिए, हम दोनों कुछ दिन बाद आएंगे। हालांकि खौफनगर के सीरियल के मरकज़ी किरदार वो दोनों थे, अमजद और साइम, जो अपनी दूसरी मसरूफियात के बाइस नहीं आ सकते थे। लिहाजा अगले रोज़ दोपहर होने तक नौमी ने तमाम स्टाफ को इकट्ठा कर लिया और उन्हें बताया कि हम अपने सीरियल खौफनगर के लिए एक ऐसी हवेली में शूटिंग करने जा रहे हैं जो सदियों से वीरान पड़ी है। सबको ये सुनकर हैरत हुई, लेकिन जहां वो सब चल रहे थे वहां किसी के दिल में इनकार की कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती थी। सो इसलिए सारा स्टाफ अपना ज़रूरी सामान बांधे गाड़ियों में जा बैठा और यूं उस हवेली की जानिब रवानगी हुई। शाम होने से कबल सारे लोग हवेली तक पहुंच गए। अशफाक हुसैन वहाँ पर पहले ही तमाम इंतज़ामात मुकम्मल किए बैठा था। अशफाक ने स्टाफ का हवेली के मेन गेट पर खड़े होकर इस्तकबाल किया
और स्टाफ की गाड़ियां हवेली के अंदर चली गईं, सिवाय एक कार के। वो बाहर ही खड़ी करना पड़ी क्योंकि हवेली में गाड़ी खड़ी करने की गुंजाइश और ना थी। तमाम स्टाफ मेंबर्स ने हवेली का बगौर मुशाहिदा किया और डायरेक्टर नोमी से तरह तरह के सवालात किए हवेली के बारे में। शाम गहरी हुई तो नोमी ने सीरियल के लिए शूट के लिए सेट लगवाया। सारी तैयारी मुकम्मल हो गई और यूं उस वीराने में रात का सन्नाटा भी अपने उरूज पर पहुंचने के लिए बेताब हो गया। डायरेक्टर नोमी ने अपनी शूट की एक एक्टर लड़की हुमा को शूट समझाया कि इस तरह उसे छत पर जाकर हाथ में जलती हुई मोमबत्ती पकड़कर ख्यालों में खड़े होने की अदाकारी करनी है और इशारे से बताया कि वहां तक चलकर जाना है और सारे शूट में छत की दीवार के साथ साथ चलना है ताकि शूट लेने में आसानी रहे। थोड़ी देर बाद नोमी का जो असिस्टेंट था उसने हुमा को छत पर छोड़ा और उसे शूट दोबारा से समझाकर नीचे आ गया। जब शूट रेडी हो गया तो हुमा मोमबत्ती लिए दीवार के साथ साथ चलने लगी। अभी वो चलकर थोड़ी ही दूर गई थी कि उसे छत पर एक निहायत बुरी शक्ल वाली औरत दिखाई दी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और दांत मुंह से बाहर निकल रहे थे। वो हुमा को अपनी तरफ इशारा करके बुलाने लगी, आओ आओ मेरी तरफ आओ। वो औरत हुमा के अलावा किसी और को दिखाई नहीं दे रही थी। वो औरत हुमा को बुला रही थी और हुमा बेख्तियार होकर उसकी जानिब चलती जा रही थी। शूट मुकम्मल होने पर नोमी ने कट का इशारा दे दिया था और सारा स्टाफ अब अगले शूट की तैयारी करने लगा, मगर हुमा उस अनजानी औरत के इशारों पर चल रही थी। तभी वो औरत छत से बागीचे में हवा के जोर पर खड़े होकर उसे बुलाने लगी और हुमा बेख्तियार होकर दीवार पर चढ़ गई। अभी वो दीवार पर चढ़ी ही थी कि किसी ने डायरेक्टर नोमी से कहा, शूट तो खत्म हो गया है, फिर ये हुमा दीवार पर क्यों चढ़ रही है? नोमी ने और उसके असिस्टेंट मुनीब ने जब ये मंजर देखा तो हुमा को आवाजें देने लगे, हुमा क्या कर रही हो, पीछे हट जाओ, मत चढ़ो दीवार पर। मगर हुमा तो जैसे किसी की बात सुन ही ना रही थी। इससे पहले कि वो दीवार से उस ना दिखने वाली औरत के कहने पर छलांग लगाती, मुनीब ने आकर उसे पकड़ लिया और दीवार से नीचे उतारकर चिल्लाने लगा, तुम पागल हो गई हो क्या हुमा? ये क्या करने जा रही थी तुम? दीवार से क्यों कूद रही थी तुम? बोलो, अगर तुम गिरकर मर जाती तो क्या जवाब देते तुम्हारे घर वालों को हम? हुमा ने होश संभाला तो कहा, मुनीब, यहाँ पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, वो मुझे अपने पास आने के लिए कह रही थी और फिर मैं बेख्तियार होकर उसकी जानिब चल पड़ी थी। मुनीब ने आसपास देखा और कहा, कहाँ है वो बूढ़ी औरत? यहाँ तो कोई भी नहीं है। हुमा, ये तुम्हारा वहम होगा, अगर यहाँ कोई चीज़ होती तो ज़रूर दिखाई देती हमें। इतने में बाकी सब लोग भी हुमा और मुनीब के पास आ गए। डायरेक्टर नोमी ने दरियाफ्त किया कि क्या हुआ हुमा को, तो मुनीब ने कहा, सर, हुमा कह रही है कि उसने यहाँ किसी बूढ़ी औरत को देखा है जो उसे अपनी तरफ बुला रही थी। अरे हुमा, क्यों ऐसी बातें करके सबको खौफजदा करना चाहती हो? अगर यहाँ ऐसा कुछ होता तो सबको दिखाई देता। यहाँ कोई बूढ़ी औरत नहीं है। चलो उठो और जाओ, सब नीचे जाओ और अगले शूट की तैयारी करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बाकी सारा स्टाफ छत से नीचे आ गया सिवाय डायरेक्टर नोमी के। वो छत पर ही खड़ा रहा और आसपास के अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ के इधर उधर देखता रहा। उसे एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ। नोमी ने मुड़कर देखा तो उसके औसान खता हो गए, क्योंकि वही बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी थी और कह रही थी, मैं हूँ यहाँ पर। तुम्हें इसलिए अपना चेहरा दिखाया है ताकि तुम दोबारा ये ना कहो कि इस हवेली में तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं रहता। मैं भी यहीं रहती हूँ। अब तो नहीं कहोगे ना कि कोई नहीं यहाँ पर? फिर अचानक बूढ़ी औरत ने अपना हाथ नोमी की तरफ किया तो नोमी की रूह जिस्म से खारिज होती हुई महसूस हुई और वो चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर सारे लोग छत पर आ गए तो उस बुढ़िया को देखकर दंग रह गए और कुछ वहां से नीचे भाग आए। मुनीब ने फौरन नोमी को उठाया और नीचे ले आया तो नोमी ने कहा, हुमा, तुमने ठीक कहा था, वो औरत नहीं चुड़ैल है जो इस हवेली में रहती है और यहाँ आने वालों को मार देती है। हमने यहाँ आकर गलती कर दी है। इतना कहकर नोमी ने दम तोड़ दिया। नोमी की इस तरह मौत ने सबको झंझोड़ कर रख दिया।
कई लोग ये कहने लगे कि हमें इस वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए। अभी वो 2 कदम ही बढ़े होंगे कि बाहर की जानिब ज़बरदस्त तूफान और आंधी आ गई और दरख्तों के पत्ते उड़ उड़कर हवेली में मौत का समा बांध रहे थे। मुनीब ने कहा, सब कमरों में चले जाओ, कोई भी बाहर न रह जाए, बहुत तेज तूफान है। वो लोग डायरेक्टर नोमी की लाश भी वहीं बाहर छोड़कर अंदर चले गए। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि किसी की चीख सुनाई दी। सब लोग कमरे से बाहर आए तो देखा कि 2 लोग मरे पड़े थे और वहां से डायरेक्टर नोमी की लाश गायब हो चुकी थी। जैसे ही ये लोग उन्हें देखने बाहर आए तो कमरे में मौजूद खौफ से कांपती हुमा की आवाज़ सुनाई दी। फिर वो अचानक खामोश हो गई और जब मुनीब कमरे में पहुंचा तो हुमा मर चुकी थी और वो सोच रहा था कि ये क्या बात है। वो चुड़ैल जिसे भी मार रही है उसकी आंखों से खून बह निकलता है। बाकी लोगों को साथ लिए जब वो कमरे में हुमा की लाश को अकेला छोड़कर बाहर वालों की लाश अंदर लाने के लिए गए तो ये देखकर परेशान हो गए कि उनकी भी लाशें गायब हो चुकी हैं। मुनीब ने सबको एक कमरे में इकट्ठा किया और कहा, वो चुड़ैल बहुत जालिम है, हम सबको एक एक करके मार रही है। हमारी जिंदगी इसी में है कि हम सब इकट्ठे रहें एक कमरे में। सब ने मुनीब की बात पर इत्तिफाक किया, लेकिन मुनीब सोच रहा था कि आखिर लाशें कहाँ गायब हो गई हैं। मुनीब ने अभी इतना ही कहा था कि कमरे की हर चीज़ गिरने लगी। मजबूरन सबको कमरे से बाहर आना पड़ा और बाहर इतना तूफान था कि जैसे ही ये सब बाहर निकले एक दूसरे से जुदा हो गए। एक एक करके वो चुड़ैल सबको मारती रही। मुनीब ने जब यह खौफनाक मंजर देखा तो छत पर चला गया और भागकर बच निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी मुनीब की नज़र बाहर वाले कब्रिस्तान पर पड़ी और तूफान भी थम गया। मुनीब ने छुपकर देखा कि वो चुड़ैल मरने वालों की लाशें कब्रिस्तान में ले जाती है और किसी न किसी कब्र पर रख देती है। तो थोड़ी देर बाद वो लाश अपने आप ही कब्र में समा जाती है। ये खौफनाक मंजर देखकर मुनीब का दिल दहल गया, मगर उसने हिम्मत न हारी। पूरी रात में सारा स्टाफ मारा जा चुका था सिवाय मुनीब के। मुनीब ने अपने साथ होने वाले जुल्म की कहानी एक कागज पर लिख दी। इतने में सुबह नमूदार होने लगी। मुनीब कमरे से निकला और बाहर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ भागा। गाड़ी में बैठकर उसने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ना हो सकी। तभी उसकी नज़र सामने खड़ी वहशत फैलाती चुड़ैल पर पड़ी। वो पूरी तरह मुनीब को मारने के लिए तैयार खड़ी थी। मुनीब गाड़ी से निकलकर कब्रिस्तान की तरफ भागा, मगर मुनीब ठोकर लगने से गिर गया और वो चुड़ैल उसके ऊपर झपट पड़ी। उसने अपने तेज नाखूनों से मुनीब को चीर फाड़ डाला। मुनीब कराहता हुआ वहीं पर रेत के जर्रों की तरह कब्र में समा गया और यूं सारे स्टाफ की मौत एक ही रात में हो गई और किसी को कुछ इल्म भी ना हुआ। दूसरे रोज वादे के मुताबिक अमजद और साइम हवेली आन पहुंचे। उन्होंने जब हवेली में किसी को ना पाया तो परेशान हो गए। फिर साइम की नज़र मुनीब के लिखे हुए कागज़ पर पड़ी तो वो कहने लगा, ओ मेरे खुदाया, वो सब मारे गए। लेकिन उस लम्हे साइम ने कुछ सोचते हुए पीछे वाले कब्रिस्तान का रुख किया और वहां पर कब्रें खोदना शुरू कर दी। पहले कब्र से उसे मुनीब की लाश मिली, फिर डायरेक्टर नोमी की, और फिर एक कब्र से उसे बालों का गुच्छा मिला। साइम ने वो बाल जैसे ही कब्र के अंदर जलाए तो वो चुड़ैल चिल्लाती हुई वहां पर आ गई और बालों के साथ ही जलकर राख हो गई। अमजद ने साइम से पूछा कि क्या मामला था, तो साइम ने कहा, डायरेक्टर नोमी की कहानी जो कि सीरियल वाली थी सच साबित हुई है। मुनीब ने अपने साथ होने वाला वाकया लिखा। जब वो पढ़ा तो मुझे कहानी याद आ गई और उसका इख्तिताम चुड़ैल के बाल जलाने से होना था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी से मुतालिक अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।